हेलो एवरीवन। ये पेज देख के आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम भारत देश की उस किताब के ऊपर बात करने वाले हैं जिससे हर एक मिडिल वर्ग पूरे का पूरा परेशान है। हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो ये पेज आपने अपनी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएस में ही ये होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी होगा। तो आज बात करेंगे कि ये पेज क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये है चैप्टर नंबर 8, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, क्लास 9th का। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ये वीडियो पे बने रहिएगा तो आपको पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, उसके पर्सपेक्टिव्स क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, अमेंडमेंट क्या है, सोशलिस्ट क्या है, फेटर्निटी क्या है, सॉवरेजिन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, वो सभी के सभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है। उसके पहले जिसको बेसिक भी नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसको है, तो कोई भी एक कंट्री को चलाने के लिए है ना, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। अगर आप ही सोचो, आप एक कंट्री पे रूल कर रहे हो और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है, तो क्या होगा? क्राइम रेशियो बढ़ जाएगा, कोई ईमानदारी से कमाएगा ही नहीं। सही? तो इसीलिए कोई भी नेशन हो, छोटा हो या बड़ा, उसको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस तो कंपलसरी होते ही है। तो भारत देश के जो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो जिस किताब में लिखे गए हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हिंदी में संविधान बोलते हैं, गुजराती में કહેવાય એને બંધારણ। ઠીક છે, तो આપણે આગળ વધશું कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोगों का भला करने के लिए। लेकिन एक इंटरव्यू हुआ था, एक आपको भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात बताता हूँ कि एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर को एक बात पूछी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कि अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहली किताब कौन सी जलाओगे। तो भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि अगर मेरे को मौका मिले तो सबसे पहला मैंने जो बनाया है वही संविधान को मैं जलाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये संविधान है डेमोक्रेसी के लिए। अगर इधर की गवर्नमेंट गलत हाथों में होगी तो ऑब्वियसली यही कॉन्स्टिट्यूशन का वही गलत इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर। तो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें 25 मार्च 1946, ठीक है, डेट्स को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च 1946 पे हमें कैबिनेट की ड्यूटी हमारे हैंड ओवर कर दी। अब ये कैबिनेट की ड्यूटी क्या है? कैबिनेट मिशन 3 मेंबर्स के हाथ में कर दिया, 3 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। देखिए, 25 मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन के लिए 3 मेंबर्स को चुना था। उनको सॉल्यूशन फाइंड करना था, कि क्वेश्चनिंग्स करने थे कि इंडिया को आज़ादी मिली, अब क्या करेंगे ये लोग। आज़ादी मिल गई, उसके बाद हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद के होने चाहिए। तो ये जो संविधान बना है ना, वो कुछ 1-2 दिन की मेहनत नहीं है कि आज डिसाइड किया कि आज चलो संविधान हमको बनाना चाहिए और दूसरे दिन बन गया। इसको बनाने के लिए नियर बाई 2 years, 11 months और 17 days की कड़ी मेहनत है। कोई कोई की बुक्स में लिखा है 17 days, किसी किसी की बुक में लिखा है 18 days। तो आप एग्जाम में दोनों चीज लिख सकते हो, आपका रॉन्ग नहीं मिलेगा। ओके, 2 years 11 months 17 days की मेहनत है, प्लस टोटल 166 मीटिंग की थी इन्होंने। कितनी? 166 मीटिंग। तो जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9th of December को। आपके टेक्स्ट बुक में 9th November लिखा होगा, लेकिन वो डेट रॉन्ग है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल करके देख सकते हो। पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9th December। और टोटल 166 मीटिंग्स के बाद हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। जो रेडी हुआ था वो डेट थी 9th November। ओके,
9 नवंबर को पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया था 26 जनवरी से। ओके, 1950 ये रेडी हुआ था 1949 में। टोटल टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, मीटिंग्स बता दिया। अभी मेन मेन मेंबर्स कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसके लिए मेन मेन मेंबर्स कौन थे? आप सभी ने सुना होगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो अकेले नहीं थे जिन्होंने अकेले नहीं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके साथ और 385 मेंबर्स भी थे। ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी उसने अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने चेयरमैनशिप घोषित किया था, चेयरमैनशिप दी थी भीमराव अंबेडकर को। ओके, देखो इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 166 सेशंस ओवर 2 years 11 months 17 days। ओके, पूरी डेट्स के साथ आपको दिया गया है, आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में रीड कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। चलिए हम उसके फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। अभी जो हमने पहला पेज ओपन किया था उसके ऊपर वापस आते हैं। ये पहला पेज है क्या? इसको गाइस कहते हैं प्रियम्बल। क्या? प्रियम्बल। अभी प्रियम्बल होता क्या है कि टेक्स्ट बुक, कोई भी टेक्स्ट बुक ले लो, वो टेक्स्ट बुक में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, वो किस में लिखे होते हैं? इंडेक्स में लिखे होते हैं। तो वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल में आपको बताया है कि कौन कौन से फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, फीचर्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, प्रियम्बल सोल है, आत्मा है किसकी? संविधान की। अगर प्रियम्बल नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है क्या। उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही प्रियम्बल बनाया है। कोई भी इंसान पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ने नहीं वाला। वो कब पढ़ेगा? जब उसको एलएलबी या लॉ या एडवोकेट की फील्ड में जाना होगा, तब वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा, ठीक है। अगर उसको एडवोकेट की फील्ड में नहीं जाना है तो वो प्रियम्बल पढ़ के ही जान सकता है कि एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या प्रोवाइड करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल आपको पता चल गया। अभी पिलर्स क्या है? प्रियम्बल के पिलर्स हैं यही जो हमने पहले बात किया था, डिस्कस किया था, वो सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। ये सभी के सभी प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। सॉवरेन एंड सोशलिस्ट, इसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया। अभी एक एक वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अभी सॉवरेन मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग डाउट्स होते हैं कि सॉवरेन को हम बोलते हैं कि आ, सबको अलग अलग सिखाया जाता है। जो एक्चुअल मीनिंग होता है सॉवरेन का वो होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अगर भारत देश में, अगर भारत देश में हमको कोई भी लॉ अप्लाइड करना है, कोई भी लॉ यूज में लाना है, तो हमको है ना यूनाइटेड नेशंस की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सपोज कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स है, वो चाहते हैं कि वो कोई बिल या एक्ट पास करे, कोई न्यू लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको यूनाइटेड नेशंस की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो आज़ाद है। ओके, तो उसी का मतलब होता है सॉवरेन, मतलब सर्वश्रेष्ठ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वश्रेष्ठ है। सोशलिस्ट की बात करें तो हमारा समाजवादी गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे का पूरा सोशलिस्ट के ऊपर डिपेंड है। पर्टिकुलर कोई पर्सन, कोई कास्ट, कोई रिलीजियन को देख के इधर निर्णय नहीं लिया जाता है, सभी के हित में लिया जाता है। ओके, सेक्युलर का मतलब तो आपको पता ही होगा, इससे तो पूरा दुनिया वाकिफ है। ओके, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इट्स अ वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट, वन टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट। देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट from which one of them is monarchy, one of them is communist, and India is a democratic country because we have a democratic government. Okay, तो उसी को बोलेंगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है जनरली, उसका हम आगे पढ़ेंगे। रिपब्लिक का मतलब भी आगे पढ़ेंगे। जस्टिस,
सभी को न्याय देना, लिबर्टी, गवर्नमेंट इधर की लिबरल है, आजाद है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, कुछ हार्ड हार्ड वर्ड्स है। फ्रेटर्निटी है, सॉवरजिन है, ओके। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि हिंदुस्तान में अगर किसी को रहना है तो वो किसी भी मजहब मजहब से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी उसका कलर क्यों ना हो, सभी को ब्रदरहुड मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर वो कम्युनलिज्म जैसी कुछ बात करेगा तो ऑब्वियसली उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा मिलेगी, ओके। इक्वलिटी की बात होती है, इधर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी का आपको पता चल गया कि भारत देश एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश में जनरली होता क्या है कि इधर के सिटीजन्स को अधिकार होता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वोट। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपको पता होगा कि कंपलसरी एज ऑफ वोटिंग इज 18 प्लस हो गए तभी आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा, ओके। डेमोक्रेटिक में ये सब कुछ हमको जानने को मिलता है। दूसरी बात ये कि डेमोक्रेटिक क्यों लोगों को इतना पसंद है, क्योंकि डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों को ज्यादा आज़ादी मिलती है, ठीक है। आप जाके चाइना की गवर्नमेंट के एग्जांपल्स देख लो, सऊदी अरब के गवर्नमेंट के एग्जांपल्स देख लो, वो धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है हमारी तरह, ठीक है। उधर क्या होता है कि जो भी ऊपर से ऑर्डर आया वो कंपलसरी फॉलो करना है। भारत देश में क्या होता है कि आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपका जो भी मन करे वो कर सकते हो। इवन इधर तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो खुद ही अपने देश को गाली देते, ठीक है। लेकिन आप जो चाहे वो कर सकते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के इमोशंस को ठेस पहुंचाओ, ओके। दूसरे के इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना है आपको, जो चाहे वो आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर जो भी करना है करिए। गवर्नमेंट ने आपको आज़ादी दी है, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के करना है, ओके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। उधर उस गवर्नमेंट को अपने सिटीजन्स की ज़्यादा चिंता रहती है कंपेयर टू मोनार्की गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ओके। तो इधर अपने लीडर्स को हम खुद इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं जिसमें, ओके, उसके कैबिनेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनरली क्या होती है, 3 टायर्स में डिवाइड होती है। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और जो तीसरा होता है वो जुडिशरी होता है। यही सबसे बढ़िया बात है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, कि ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पहले तो इनका मतलब जान लेते हैं। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है कि जो लॉ फॉर्म करता है वो। एग्जीक्यूटिव मतलब वो उन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, नेशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। वो काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का होता है। जुडिशरी का क्या काम होता है, जो भी इंसान इन लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करे उसको पनिश करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है, ओके। तो सबसे बढ़िया बात क्या है डेमोक्रेटिक की, ये जो तीनों 3 फॉर्म्स है ना गवर्नमेंट, तीनों 3 ऑर्गन्स है ना, इसको ऑर्गन्स भी बोला जाता है, ओके। तीनों 3 ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट है ना उनके पास अलग अलग पावर है, मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि लेजिस्लेचर के पास अपने अलग पावर है, मतलब लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी नहीं कर सकती, ठीक है। लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव दखल अंदाजी नहीं करती, एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी दखल अंदाजी नहीं करती, जुडिशरी इन दोनों के काम में दखल अंदाजी नहीं करता। मतलब एक दूसरे का काम वो कंटिन्यूसली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आगे चेंज करूंगा, फिर आप बोलना मत सर आपने तो ऐसा बोला था, फिर ऐसा किस तरीके से हो गया। जुडिशरी जो होता है ना, अगर उसको लगे कि लॉ एंड ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है तो वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करने के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं, ओके। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर इधर तक सभी को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ओके, उनको हम ही इलेक्ट करते हैं। सोशलिस्ट है ना, देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बना
1950 में जब से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया तब ये वर्ड्स ऐड नहीं हुए थे। सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, ये वर्ड्स ऐड नहीं हुए थे। ये 1976 की बात है। 1976 में इंदिरा गांधी ने ये सभी के सभी वर्ड्स ऐड कराए थे। 1976 में इंदिरा गांधी ये वर्ड ऐड कराए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये वर्ड्स ऐड कराए थे। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट में हमको पूरा रीड करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आपको सही तरीके से एक्सप्लेन होगा। मैंने बताया था समाजवाद, अभी उसका एक्चुअल मीनिंग जानते हैं। इन द ईयर 1976 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड द 42nd अमेंडमेंट। अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट किसको बोलते हैं, कि गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा होता है कि अगर कोई रूल न्यू ऐड करवाना हो, कि कोई बिल या एक्ट पास हुआ हो, कोई बिल पास हुआ हो जो एक्ट में कन्वर्ट हो गया हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया लॉ ऐड हो, उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। अगर शॉर्ट और सिंपल भाषा में समझना हो तो अमेंडमेंट उसको बोलते हैं कि जो भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द वर्ड सोशलिस्ट, मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सोशल रिवॉल्यूशन which brought a social and economical equality, furthered the aim of the welfare state. welfare state, स्टेट के कल्याण के लिए, स्टेट के कल्याण के लिए सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ है, कोई भी स्टेट के वेलफेयर के लिए। ओके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इक्वलिटी आए। किसकी वजह से? सोशलिस्ट की वजह से। स्टेट के वेलफेयर के लिए क्या, स्टेट का वेलफेयर कब होगा? कोई भी नेशन कब वेलफेयर कहलाएगा, कोई भी नेशन कब डेवलप्ड नेशन कहलाएगा? जब उधर इकोनॉमिक इक्वलिटी होगी, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इम्पॉसिबल है। ओके, इकोनॉमिक इक्वलिटी इज इम्पॉसिबल इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग। ओके, नाउ मूव फर्दर। जो भी प्रिंसिपल्स हो गए, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न, डायरेक्ट सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर द सिटीजंस हैज गिवन इन द प्रीएम्बल। सभी तरीके की इक्वलिटी की बात की है किसमें? प्रीएम्बल में। भले मैंने बोला हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आएगी, लेकिन तीनों तीन मतलब कौन सी? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, ये तीन इक्वलिटी की बात किसमें कही गई है? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल आपको ऑलरेडी क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट। ये प्राइम फीचर है कोई भी स्टेट का, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्राइम फीचर्स मतलब। इट रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट that India is committed to the secure social, economical and political justice। इसकी वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हमको कहीं पे भी सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जस्टिस मिल सकता है। ओके, देखो मैंने पहले भी ये तीन वर्ड यूज किए थे, लेकिन वो मैंने डिफरेंट थिंग के लिए किए थे, इक्वलिटी के लिए किए थे। ये जो मैंने तीन वर्ड वापस यूज किए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये मैंने यूज किए हैं जस्टिस के लिए, मतलब न्याय के लिए। India stands for abolishing all forms of exploitations as well as for securing equitable distribution of income, resource and wealth. Any one particular person should not have power over all the assets. Instead, everyone should have an equal opportunity by getting the facility and provisions from the society. अभी शॉर्ट में समझे तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेगा, क्लेम कर सकता है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है भारत देश की, वो सारी की सारी मैं अकेले ही यूज करूंगा। ऐसा नहीं होगा, वो सभी के लिए इक्वल है। मतलब कभी आपने देखा कोई गार्डन में, एक एग्जांपल देता हूँ मस्त बढ़िया सा, कि आपने कई जगह पे ऐसा देखा है कि उधर लिखा हो कि ये जो गार्डन है, ये पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इधर सिर्फ मुस्लिम्स ही आएंगे? इधर कहीं कहीं पे ऐसा लिखा है? नहीं लिखा। कहीं पे ऐसा लिखा है कोई भी गार्डन में इधर सिर्फ हिंदूज को ही अलाउड है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सभी, गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, इनकम है, वो इक्वली सिटीजन्स में बटेगी। ओके, अभी मत बोलना इनकम क्यों बोले। इनकम मतलब गवर्नमेंट ने सपोज कोई
रिक्रूटमेंट बाहर निकाली, गवर्नमेंट को कोई चीज की रिक्रूटमेंट है और गवर्नमेंट ने कोई जॉब बाहर निकाली है, उसमें इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मतलब इसकी वजह से क्या होगा, सोशलिस्ट की वजह से एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किसका होगा, डिस्क्रिमिनेशन का। और डिस्क्रिमिनेशन किसका, डिस्क्रिमिनेशन रिच और पुअर का डिस्क्रिमिनेशन। देखो सोशलिस्ट में आपको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट भाषा में समझाऊं तो इसकी वजह से एलिमिनेशन होगा, रिच और पुअर के बीच में जो भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है वो एलिमिनेट होगा। गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इक्वली सब में बटेगी, मतलब इक्वली सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, कोई किसी के रेस के ऊपर नहीं जा सकता, कोई किसी के रिलीजन के ऊपर नहीं जा सकता। ओके, ये कब ऐड हुआ था, 1976 में। 42 अमेंडमेंट है, इंडियन अमेंडमेंट। सेक्युलरिज्म हम लोग स्किप करते हैं। सेक्युलरिज्म आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि ये भारत देश जो देश है, भारत देश जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन सा, भारत जो देश है वो कौन सा देश है, धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है कि सभी धर्म के लोग एक है, कोई उच्च है कोई नीच नहीं है। ओके, देखो इसमें एक चीज लिखी होगी, सर्वधर्म समभाव। क्या, सर्वधर्म संभव, मतलब सभी धर्म समान है। ओके, इधर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स बहुत पावरफुल है, हिंदूज उनसे ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग एक है, ऑल आर इंडियंस। देखो आप कभी भी, अगर मैं एक मस्त बात बताता हूँ कि कभी भी आपको मौका मिले कि देश के लिए कुछ करना है, तो आप पहले उसमें रेस, अपना रिलीजन, धर्म वरम मत देखना। ठीक है, आपको सबसे आगे रखना है नेशन को, अपने नेशन के लिए जो भी करना है ऐसा ही सोचना है कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ। ओके, जो भी करना है वो किसके लिए करना है, देश के लिए करना है। अगर ये बात आपने समझ ली कि नेशन से बड़ा कुछ नहीं है, नेशन पहले होता है, धर्म बाद में होता है। नेशन पहले होता है, धर्म किसी और नेशंस के पास नहीं था। इसी कारण लोग हमारे देश में आए, दूर दूर से लोग हमारे देश में आए। आपको पता होगा एक चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम था हुइन सेंग। क्या नाम था, हुइन सेंग। वो आया था इधर नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में आया था चाइना से। जब नालंदा यूनिवर्सिटी से वो वापस लौटा ना, तब वो अपने साथ 657 बुक्स लेके गया। कितनी, 657 बुक्स वो अपने साथ लेके गया। सोचो, तो उसने वो बुक्स का क्या किया होगा चाइना में, ऑब्वियसली वो देश को बढ़ाने के लिए उसने यूज किया होगा उसका नॉलेज, जो भी उसने गेन किया नालंदा यूनिवर्सिटी में से। नालंदा वाज ग्रेट यूनिवर्सिटी, ग्रेट यूनिवर्सिटी थी बिहार की। बिहार में जो पटना है ना, उधर आई थी बहुत पहले और जला दी गई थी। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बताऊंगा कि किस तरीके से जलाई थी। ओके, तो बैक टू द पॉइंट, वापस पॉइंट पे आ जाते हैं। सेक्युलरिज्म मतलब क्लियर, मतलब और एक पॉइंट मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि जो भी, ये देश में सभी लोग आज़ाद है, ये देश में सभी लोग आज़ाद है, जिसको जो भी धर्म सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, बेसिक फीचर्स जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं। ओके, तो देखो सबसे पहली बात, बेसिक फीचर्स में आएगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है। क्या है, हैंड रिटन है। देखो रिटन डॉक्यूमेंट में है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे बड़ा हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर, ये बात अपने मन में बिठा देना। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का है। अभी उसके साइज की बात कर लेते हैं, साइज कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 सेक्शंस है, 395 आर्टिकल्स है। ओके, देखो इधर लिखा गया है 22 सेक्शंस है, 395 आर्टिकल्स है और टोटल 8 अपेंडिस है। अभी के टाइम पे ये 12 हो गए, 8 से बदल के। ये बात याद रखना, 22 सेक्शंस, 395 आर्टिकल्स एंड 12 अपेंडिस। ओके, अभी इतने में ये है साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें यही, और इसमें सभी प्रकार के वर्गों के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन बना है। ओके, शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, उनके बारे में, डिप्राइव्ड लोग हो गए, वो सभी के बारे में इसमें संविधान में बातें लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझना। सिंगल सिटीजनशिप होता क्या है कि अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से होता है पता है आपको, कि अमेरिका में एक स्टेट का आधार कार्ड, समझ लो आधार कार्ड से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका में
स्टेट का आधार कार्ड अलग होता है और पूरे नेशन का एक आधार कार्ड अलग होता है। ओके, आधार कार्ड का एग्जांपल से समझो, नहीं समझ आया अभी भी। सपोज अमेरिका में कोई इंसान रह रहा है तो उसको दो प्रकार के कार्ड निकलवाने पड़ेंगे। एक वो जो स्टेट में रह रहा है वो, दूसरा जो उसके नेशंस में रह रहा है, जो भी कंट्री में रह रहा है उधर, ठीक है, उधर का। भारत देश में क्या होता है, हमारे वहां पे दो तरीके के कार्ड निकलवाने पड़ते हैं। हम कहीं भी इंडिया के कोई भी कोने में रहते हो, हमको एक ही आधार कार्ड की जरूरत है। दैट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप, हमको एक नेशन का ही चाहिए, कोई भी प्रकार के स्टेट का वो सभी का अलग से हमको नहीं चाहिए। एक ही सिंगल सिटीजनशिप में यही चीज है। देखो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप याद रख सकते हो सिंगल सिटीजनशिप से। आधार कार्ड, आधार कार्ड से आपको याद रहेगा कि ये एग्जाम्पल समझाया था वत्सल सर ने, तो उसकी तरीके से आपको पूरा सिंगल सिटीजनशिप की, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो ये है ना जो आधार कार्ड मैंने आपको समझाया ना, एक वर्ड से कैसे पूरा एग्जाम्पल बनाया, ये होती है मिनिमाइज मेथड, मतलब छोटे छोटे वर्ड याद रख के आपको पूरे का पूरा आंसर लिखना है। यही ट्रिक अगर आप एसएस में यूज करोगे तो आपको लॉन्ग आंसर्स ज्यादा टाइम तक याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, कोई भी एक बड़ा आंसर है उसके 2 से 3 मेन वर्ड्स को याद रख लेना है। वो मेन वर्ड्स की वजह से आपको वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसकी मदद से क्या होगा, आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरे का एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि यूनियन के पास अलग पावर होगी, स्टेट के पास अलग पावर होगी। यूनियन मतलब याद रखना, यूनियन इधर जो वर्ड यूज हुआ है, यूनियन वर्ड यूज हुआ है सेंटर के लिए। सेंटर के लिए, सेंटर मतलब पॉइंट को सेंटर नहीं बोलते, ऐसा मत समझना। सेंटर मतलब क्या होता है कि भारत देश में, पूरे भारत देश में जिसकी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और जब स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ये बहुत इजी था, अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं एक बात बोलता हूँ, स्टेट के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। सेंट्रल के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं, और स्टेट के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो 2 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, क्लियरली याद रखना कि सेंट्रल के जो भी इलेक्शन होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस 2 साल में एक बार होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यूनियन नाम दिया है। क्लियर, तो इन दोनों के पास अलग अलग पावर्स है। देखो इसमें एक वर्ड पढ़ा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स, डिमार्केट्स मतलब जितने भी पावर है सेंट्रल और यूनियन के पास, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बता दिए गए कि स्टेट के पास इतने पावर रहेंगे, यूनियन के पास इतने पावर रहेंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी, लेकिन एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे रखने, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ओके, एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तो इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। भाई आप ऐसा सोच रहे हो, तो अभी तो आपने बोला था कि फेडरल सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक यूनियन में और एक स्टेट में। तो इधर तो तीसरी लिस्ट आ गई जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बारे में भी डिस्कस करेगी। अभी क्या होता है देखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, वो किस किस सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेगी, वो सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किए। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में देखो 97 सब्जेक्ट्स दिए, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि अफेयर्स हो गया, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऐसे और बहुत सारे 97 सब्जेक्ट्स है टोटल। वो सब्जेक्ट्स में ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही काम करेगी। यूनियन लिस्ट बोला है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही वो सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेगी। वैसे ही स्टेट को अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए, स्टेट को टोटल 66 सब्जेक्ट्स दे दिए। ओके, स्टेट के कौन कौन से सब्जेक्ट है, हेल्थ रहेगा, इरिगेशन रहेगा, एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशन, लैंड, इंटर स्टेट ट्रेड, ये सभी देखना, पढ़ लेना कौन कौन से हमने कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स में लिखे गए हैं। टोटल 66 सब्जेक्ट, सबके नाम नहीं दिए इसमें, तो टेंशन मत लेना, कुछ 10-12 का ही नाम दिया एज ए एग्जाम्पल, वो आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे। अभी भी अगर क्लियर ना हो तो एक बार फिर समझा देता हूँ कि सपोज आप ऐसा सोचोगे कि देखो अभी ये रेलवे है, लेकिन ये रेलवे कोई स्टेट में, अगर कोई भी स्टेट में अगर रेलवे में कुछ प्रॉब्लम आई, कोई भी स्टेट में अगर रेलवे में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उंगली किसके ऊपर उठेगी, सेंटर के ऊपर। ओके, लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, लोग ऐसा बोलेंगे कि सरकार की भूल है, सरकार ने अपना मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट किया। अभी आपने देखा ही होगा कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं नियर बाय। ओके, तो ट्रेन एंड रेलवे मिनिस्टर्स के बारे में आपको बात करना होगा, ट्रेन एंड रेलवे मिनिस्टर्स के ऊपर उंगली उठेगी मतलब गवर्नमेंट के ऊपर। क्लियर,
तो ये हो गई स्टेट लिस्ट, ये हो गई यूनियन लिस्ट। अभी कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे शहर है, छोटे छोटे शहर में छोटे छोटे गांव है, उनके हाथ में दे दिया है कॉन्करेंट लिस्ट। उनके पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स है? 47 सब्जेक्ट्स है। मतलब आपको पंचायती राज पता ही होगा, ठीक है, ये उनकी बात हो रही है। तो वो प्लानिंग करेंगे ट्रेड और यूनियंस का, डाइवोर्स का, एजुकेशन का, इकोनॉमिक का, वो सब अपने गांव का संभाल लेंगे। क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, ये सब के बारे में अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, रेस्यूडरी पावर, रेस्यूडरी पावर क्या होता है? रेस्यूडरी पावर की हम लोग बात करते हैं। रेसिडरी पावर होता क्या है कि हमने यूनियन के सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, स्टेट के सब्जेक्ट्स पढ़ लिया, कि यूनियन ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देगा, स्टेट ये सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देगा। तो रेसिडरी पावर किसी के अंदर नहीं आता, ना स्टेट के अंदर आता है ना यूनियन के अंदर आता है। वो क्या होता है, स्टेट और यूनियन दोनों साथ में मिलकर डिसीजंस लेते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, कौन सा फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। अभी इसमें क्या होगा, रेसिडरी पावर मतलब डिफरेंट काइंड के जो भी टैक्स होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन, ओके। जिसने अभी मिडिल क्लास की बजा के रखी है अलग अलग प्रकार के टैक्स ने, तो रेवेन्यू टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनकम टैक्स, ये सभी प्रकार के टैक्स को कौन सा पावर बोलेंगे? रेसिडरी पावर। आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस। यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस मतलब कि कोई भी प्रकार का क्राइसिस हो गया। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में थोड़े बहुत क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन उसमें तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो भाग गई खुद, जो भी थी वो, ओके। तो गवर्नमेंट का जो भी मेन था वो खुद ही भाग गई, शेख हसीना, ओके। तो यूनिफाइड अरेंजमेंट मतलब छोटी मोटी अरेंजमेंट जो भी होती है ना क्राइसिस के दौरान। कौन सा क्राइसिस? सपोज भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उस प्रकार जो भी अरेंजमेंट होता है ना वो गवर्नमेंट को करना रहता है, ओके। सपोज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी, नेशनल इमरजेंसी पता ना इंदिरा गांधी में डिक्लेयर कराई थी। अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने कौन से ईयर में डिक्लेयर की थी, ओके। तो ये सब कुछ कौन करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारे भारत देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम? मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये पूरे का पूरा एक सिस्टम है। अपर हाउस, लोअर हाउस, ओके। अपर हाउस जैसे कि राज्यसभा है, लोअर हाउस लोकसभा है, उसी तरीके से उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ने यही सभी हाउसेस के नाम तो सुने ही होंगे। जब भी मैं हम आगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें सभी चीज के ऊपर डीपली समझाऊंगा कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, उसका मेंबर किस तरीके से बना जाता है, वो आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। क्लियर? ये बात हो गई। अभी आगे बढ़े। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। इंडिपेंडेंट मतलब हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। मैंने पहले ही बताया था, पता है, मैं बोलूंगा आपको कि इंडियन, पता है पहले भी बोला था इस टॉपिक के ऊपर कि मैं बोलूंगा कि जुडिशरी दखल अंदाजी ले सकती है, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात चल रही थी। तो वो पॉइंट अभी आ गया है, ओके। उसके ऊपर बात करते हैं कि जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शियल है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। फिर वो एग्जीक्यूटिव उसको मानती हो, लेजिस्लेचर मानती है, वो मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, और सुप्रीम कोर्ट किसके अंदर आती है? जुडिशरी के अंदर। क्लियर? तो वो इंडिपेंडेंट है, इतना चीज आपको याद रखनी है। अभी आगे बढ़े। आगे हम लोग बात करते हैं अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बात करते हैं। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने पहले ही बताया कि जो भी चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अभी कौन से चेंजेस हो गए? कोई तो न्यू लॉ ऐड होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन ऐसा आता है कि न्यू लॉ ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड होगा? न्यू लॉ अगर ऐड करना हो तो किस तरीके से ऐड करेंगे? तो इसके लिए एक प्रोसीजर आती है, वो प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये चैप्टर में उसके बारे में नहीं है, ठीक है। तो एक तो हो गया बिल, बिल वर्ड याद रख लो, और दूसरा याद रख लो एक्ट। कोई भी लॉ आपको पास कराना हो ना, तो उसके लिए आपको बिल को एक्ट से, बिल को एक्ट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। वो भी किस तरीके से कराओगे? सपोज अभी भी ना समझ आए तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आप सपोज राज्यसभा के मेंबर है। आपने क्या किया, आपने एक प्रस्ताव रखा कि आपको एक चेंज चाहिए, आपको एक चेंज चाहिए कि मेरे को
ये चेंज नेशन में लाना है, उसके लिए मेरे को ये लॉ बनाना पड़ेगा। आपने एक बिल बनाया, एक वन काइंड ऑफ रिपोर्ट बनाया और लोग स्पीकर के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं इस तरीके का चेंज लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि पार्लियामेंट में उसके ऊपर वोटिंग होगा कि कितने लोग इस बात से सहमत है। अगर आपका फैसला मेजोरिटी में आ गया तो वो बिल एक्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन इधर एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आप मेजोरिटी में आ गए और बाद में अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं की, स्पीकर प्रेसिडेंट ने अगर ये इसके ऊपर साइन नहीं की कि उसको बरोबर नहीं लगा, तो क्या होगा पता है, ये लॉ पास नहीं होगा, ठीक है, ये बिल पास नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेजोरिटी में आ गए और प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दी, तो बिल में से किस में बन जाएगा, एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और वही एक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होगा उसी को हम बोलेंगे अमेंडमेंट। एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 50-50% होना चाहिए, 50% से ऊपर ही होने चाहिए, आप मेजोरिटी में आने चाहिए, मैंने ये बोला ना। अभी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के मैंने बारे में भी अपने पहले डिस्कस कर लिया कि 18 इयर्स एज होती है वोटिंग की। आपको पता है कि पहले कितनी एज हुआ करती थी वोटिंग की? पहले हुआ करती थी 21 ईयर्स कि 21 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल होते हो वोटिंग के लिए। अभी कितने ईयर्स हो गए? 18 ईयर्स हो गए। अभी आगे बढ़ते। सेक्युलरिज्म ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया। जुडिशियल रिव्यू क्या है मैंने पहले भी बताया ही था, आपको याद रखना है। कब बताया था? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर जुडिशरी को कुछ दिक्कत लगी कि ये बरोबर नहीं लगा, कि ये डिसीजन किसी का बरोबर नहीं लगा, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का, उसको कुछ गलत लगा, तो वो चेंज ला सकती है। संविधान में भी वो चेंजेस करवा सकते हैं। उस जुडिशरी के पास इतना पावर है, ठीक है, इतना पावर है जुडिशरी के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रूल्स को चेंज करा सकती है। सोचो, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट मतलब आपके जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? आपके पास टोटल 6 जन्मसिद्ध अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य रहेगा, देश के प्रति आप क्या करोगे। तो इससे 11 ड्यूटीज है जो आपको मस्ट फॉलो करनी है। ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन को ये बात फॉलो करनी है, ठीक है। वो आपकी 11 ड्यूटीज रहेगी। आगे बात करेंगे, कुछ कुछ है इसमें से, जैसे कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट टू एजुकेशन। इतने ईयर्स में कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को मिलना ही चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में भी बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के पॉलिसीज के बारे में बताया गया है। जी हाँ, इसी का इस्तेमाल करने से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इस्तेमाल करके कश्मीर में, कश्मीर वालों ने लोचा लापसी की थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। जिन्होंने आर्टिकल 370 मूवी देखी होगी उनको पता होगा कि आर्टिकल 370 है क्या। उसमें आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, कि स्टेट में अगर कोई भी पॉलिसी लानी हो, कोई भी भारत के राज्य में कोई भी न्यू लॉ एंड ऑर्डर लाना हो, कि किस तरीके से लाएंगे, क्या ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर स्टेट को ध्यान रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिंसिपल्स ऐसे गाइडलाइन की तरह शो किया है। देखो अभी भी समझ में नहीं आया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक गाइडलाइन दी है। क्या गाइडलाइन दी है? कि किस तरीके से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है। सिर्फ गाइडलाइन है, याद रखना वर्ड गाइडलाइन। ओके, अगर ये ब्रेक किया स्टेट या यूनियन दोनों में से किसी ने, तो उनको सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइन है, इसलिए मैं ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर पूरे का पूरा एक चैप्टर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डीप में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर ही है आई थिंक। अभी लास्ट है प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड सेक्शंस एंड ट्राइब्स। अलग अलग प्रोविजंस बनाए, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे आपको रिजर्वेशन पता ही होगा, एसटी और एससी के लिए। बैकवर्ड सेक्शन जितने भी और जितने भी पीछे ट्राइब्स, ओके, जो पीछे छुड़ गए, बिछड़े। ओके, अभी ये टॉपिक के ऊपर से एक बात याद रखना, एसटी और एससी रिजर्वेशन, इसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे आराम से, तो हमारे साथ बने ही रहेगा। ओके, तो एसटी और एससी को जितना भी रिजर्वेशन मिलता है वो सब किस में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और एक बात याद रखना, सबके सब एक ही है। ठीक है, एसटी हो, एससी हो, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब में कभी नहीं पढ़ना। ठीक है, सभी को आपको एक ही चीज याद रखनी कि आप सब हिंदू हो। ओके, कि अंदर अंदर तोड़ने की कोशिश जिसने भी की है ना, तो बाद में हमारा ही नुकसान हुआ है उसमें।
हमने फ्रेटर्निटी की बात की ना, भाईचारा, भाईचारा में चारा हमारा ही बना है, ठीक है। ये बात याद रखना कि सबको एक होके रहना है, कोई उच्च कुछ नीच ऐसा होता ही नहीं है। ब्रिटिशर्स आए थे, वो हम सबके बीच में जहर बोल के गए थे। ये उच्च जात होती है, नीची जात होती है, दोनों ही इधर है। अगर ब्राह्मण भी इधर है तो ST SC वाले भी इधर ही, सब इक्वल है, ठीक है। सब पहले हिंदू ही थे। तो प्रोविजन जितने भी इस वर्ग के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज निकाली है, वो इसमें जानने को मिलेगी, ये सब फीचर्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ओके। बहुत ही सिंपल वे में समझाया है। टोटल 14 के 14 फीचर्स, ओके। थैंक यू सो मच, वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। जय हिंद। आज जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।